हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि हियर। वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम 8 जून के एक्सप्लेन पेज की बात करेंगे, जिसमें एक बहुत ही पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से डील किया हुआ था कि अभी करंट अफेयर्स में भी है वो काफ़ी ज़्यादा, और करंट अफेयर्स को ध्यान में रखकर ये चीज़ दी गई है। और कैसे वो चीज़ इलेक्शंस होते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ राज्यसभा इलेक्शंस की। राज्यसभा इलेक्शंस होते कैसे हैं और क्या प्रोसीजर है उसका, और कितना इम्पैक्ट होता है इसका। राज्यसभा की इलेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ना। हम बेसिकली सुनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं या एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, पर राज्यसभा के इलेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका इंपॉर्टेंस है राज्यसभा का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूँ 8 जून में, तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी, जैसे एक दो इंडाइसेस भी दिए हुए हैं, जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगा दोनों इंडाइसेस को मिक्स करके। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैंने आपको एक ओजोन से रिलेटेड एक खास चीज़ पढ़ी मैंने आज, उसको सोचा मैं हाईलाइट करके आपको बता दूं कि ओजोन का क्या कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। सो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस को रीड करोगे ना लाइन बाय लाइन, तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे उसमें। और बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं पेपर्स में, कई सारे पेपर्स में, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जो है वो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड पेपर होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझेंगे कि बेसिकली राज्यसभा इलेक्शंस कैसे होते हैं। सो दिस इज़ मी रविचंद्र यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आपको डेली एक्सप्लेन पेज का करंट अफेयर्स अपडेट मिल जाता है। एंड सो इफ यू लव द कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियोज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। सो दिस इज़ मी रविचंद्र। स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, राज्यसभा इलेक्शंस के एमपी, नो, ये राज्यसभा के एमपीज़ का इलेक्शन होता कैसे है, न्यूज़ में क्यों है। आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे जो बहुत ही रेप्यूटेड मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि आप पीयूष गोयल को देख लीजिए, निर्मला सीतारमन जी को देख लीजिए, एस जयशंकर को देख लीजिए। दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। पी चिदम्बरम साहब को देख लीजिए, है ना। और इस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की एक मीशा भारती हैं, आप से संजय कुमार जी हैं। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेसिकली इस चीज़ में है। राज्यसभा इलेक्शंस के थ्रू राज्यसभा से ही एमपी बने हैं। उन्होंने बहुत हद तक स्ट्रांगली सिस्टम को बढ़ाया है और काफ़ी तक सपोर्ट करा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज़ मैं इन ब्रीफ बता दूं कि अगर आप मिनिस्टर बनना चाहते हो तो आप इजीली मिनिस्टर बन सकते हो, बशर्ते आप किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में, जो बोलते हैं ना लोकसभा या राज्यसभा में, में भी मेंबर होने चाहिए। अगर आप नहीं है तब भी आप 6 महीने के लिए तो बन ही सकते हैं। जैसे आप प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए, 6 महीने के लिए लोकसभा के इलेक्शन से नहीं है, बाईपोल नहीं हो रहा है कहीं से, तो आप राज्यसभा के इलेक्शन अगर कहीं हैं तो उसके थ्रू आ सकते हैं और अपना प्राइम मिनिस्टरशिप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस एक कॉन्सेप्ट, एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। सो 10 जून को आपको पता है कि 4 असेंबलीज़ में, स्टेट असेंबलीज़ में इलेक्शंस होंगे। और यहाँ पे असेंबली का क्या रोल हो जाता है, अब मैं असेंबली से क्या बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली, जैसे पंजाब है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से पंजाब है ना, तो उनसे वहाँ से इलेक्ट होकर आएंगे। तो अपन क्या बात कर रहे हैं वो इस टॉपिक में इजली समझ में आ जाएगा। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट नहीं करते कि आप लोकसभा के इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं। राज्यसभा मेंबर्स एक प्रॉपर स्टेट से बिलोंग करते हैं। लाइक जैसे कि आप या तो आप पूरे असम को रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू रिप्रेजेंट अ कंप्लीट स्टेट इन राज्यसभा। ओके, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं ना, सारे राज्यों का काउंसिल है वो, जहाँ पे सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, सारी चीज़ें होती है। सो इट्स अ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे कि आप एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो 10 जून को इलेक्शंस होने वाले हैं। राज्यसभा के 16 एमपीज को इलेक्ट करने वाली है, ये सारे स्टेट्स मिलकर करने वाले हैं। सो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सच एन इलेक्शन, हाउ आर द वोट्स काउंटेड एंड व्हाई डू राज्यसभा नंबर्स मैटर्स टू ऑल पार्टीज। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि भाई यार राज्यसभा इलेक्शन से इंपॉर्टेंट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यसभा आपको पता है कि अपर हाउस है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सदन है। सिंपली बताऊँ तो हाउस है। अब आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो इंपॉर्टेंट इसलिए कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक्सेप्ट मनी बिल, अगर मैं बात करूँ, मनी बिल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जहाँ पे राज्यसभा के जो पावर्स हैं वो बहुत ही कम है, मतलब लिटरली नेग्लिजिबल है। बहुत हद तक उनके रिकमेंडेशंस को माना भी जाएगा, नहीं भी माना जाएगा, ऑल टू रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, और बहुत ही कम टाइम होता है उनके पास। ऐसा नहीं कि वो विथ होल्ड करके बैठ गए कि मेरे यहाँ बिल आया मैं इसको पास ही नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा हैज़ अ वेरी 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 लिमिटेड पावर इन केस ऑफ मनी बिल, सो अपार्ट फ्रॉम मनी बिल, इन केसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स है ना, कोई भी नॉर्मल बिल अगर पास हो रहा है, और इन केस ऑफ एनी
एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, द पावर इज ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम पावर है। आप बिल्कुल भी थोड़ा कर सकते हैं, अपने यहाँ भी आप पेपर को अपने यहाँ बिल भी पास कर सकते हैं, फिर लोकसभा भेज सकते हैं, फिर वहाँ से वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, या वैसे वर्षा भी ट्रू हो सकता है, लोकसभा से राज्यसभा में आएगा, पास होकर फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। सो ये नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल्स में ये चीज़ें होती है। मनी बिल के केस में थोड़ा सा ना बहुत ही हद तक लिमिटेड पावर हो जाता है। राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, कितनी सीट्स हैं, 245 सीट्स हैं, जिसमें से आपको पता होगा कि 12 जो आपके मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द सेंस ऑफ दैट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा, जिसमें से स्पेशल कैटेगरी होता है, लिटरेचर फील्ड से हो सकते हैं, सोशल सर्विस फील्ड से हो सकते हैं, साइंस फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट फील्ड से हो सकते हैं ना। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो सचिन तेंदुलकर अगर नॉमिनेटेड मेंबर हैं तो, या फिर उस तरीके से अभी एक और ही न्यूज़ में था पर्सनैलिटी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, वो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं। जैसे अपने क्या नाम है, रंजन गोगोई, जो सीजीआई थे, फॉर्मर सीजीआई, वो भी एक नॉमिनेटेड मेंबर हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स का स्पेशल एक बैकग्राउंड होता है। इस स्पेशल फील्ड से अगर आप आ रहे हैं तो आपको सोशल सर्विस के सेक्टर से उठाकर इसमें डाला जाएगा। तो 245 सीट्स हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले 35-40 सालों में ये देखा गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वेदर इट्स रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, उनका जो टोटल नंबर है 245 में हाफ कभी नहीं आया है पिछले 35 साल में। कहते हैं ना कि हाफ मेंबर्स होने चाहिए एक पार्टी के तो बहुत अच्छा होता है। 123 मेंबर्स पिछले 35 सालों में आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं आई है। 100 पॉलिटिकल पार्टीज तक, मतलब 100 नंबर्स तक पहुंच पाए हैं पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब 245 में से 100 मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टीज के मैक्सिमम पिछले 35 साल में हो पाए हैं, जो पिछले बीजेपी के थे लास्ट टाइम, है ना, कुछ दिन पहले। अभी वो घट गई है क्योंकि उनके भी कुछ मेंबर, जैसे निर्मला सीतारमण जी का उन्होंने अपना भी वो करा, उन्होंने अपना मतलब वो रिटायर हो गई ना, वो फिर से वो इलेक्शन करके वो अनअपोज्ड इलेक्ट भी हो चुकी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो अनअपोज्ड इलेक्शन का क्या मतलब है कि उनके खिलाफ में कोई खड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि उनको पता है कि उस स्टेट, देखो इलेक्शन होता है कैसे राज्यसभा का, मैं वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये चीज़ बोलूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि हाउ ऑफन द राज्यसभा इलेक्शंस होल्ड, अगर है ना बोलता हूँ कि कितने समय पर होता है, तो 2 सालों में एक बार तो होता ही होता है, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा सिस्टम है कि इट्स अ परमानेंट बॉडी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इलेक्ट हो गए तो पूरी लाइफ टाइम आप रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। 6 साल का आपका टेन्योर हो जाता है, क्योंकि 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब राज्यसभा मेंबर्स की दावेदारी या पद उनको छोड़ना पड़ता है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा लीव कर देते हैं राज्यसभा को, फिर वो इलेक्ट होकर वापस आते हैं। यहाँ पे इलेक्शंस में क्या होता है कि जो स्टेट असेंबलीज होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं स्टेट असेंबलीज के, वो कहीं ना कहीं जो होता है वो इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आते हैं राज्यसभा में। पहले मेंबर से भी याद रखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहने का मतलब क्या होता है कि जो हम होते हैं, जो पीपल होता है, जो लोग होते हैं 18+, वो इलेक्ट नहीं करते राज्यसभा मेंबर्स को। ऐसा नहीं कि हम जाकर वोट करते हैं फिर राज्यसभा में कोई जाता है, नहीं। हमने जिसे रिप्रेजेंट करके अपने स्टेट असेंबलीज में भेज दिया है, वो स्टेट असेंबलीज के एमएलएज डिसाइड करेंगे कि हमारे स्टेट से कौन राज्यसभा के मेंबर बनकर जाएंगे। उसमें स्टेट असेंबलीज में जो पार्टी पावर में होती है, जिनके पास ज़्यादा सीटें होती हैं, उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में क्लीन स्वीप करी, लिटरली 92 या 93 सीटें आई हैं उनके 117 में। तो अब पता है कि पंजाब से कोई भी, अगर जैसे अभी 5 मेंबर्स आए, राघव चड्डा, हरभजन सिंह, ऐसे करके 2-4-5 मेंबर वहाँ से आए हैं, तो उन्हें पता था सबको कि वहाँ पे खड़ा करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सारे आम आदमी पार्टी के मेंबर्स अपने ही लोगों को सपोर्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ से दूसरी पार्टी आएगी नहीं, तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए बहुत सारे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहता है कि टू इंश्योर कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर अंडर आर्टिकल 83 क्लाउज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाई एनुअल इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल दीज वैकेंसीज। आपको पता है हर 2 साल में एक और वैकेंसीज होती हैं। द टर्म ऑफ मेंबर इज 6 ईयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आउट ऑफ 245 मेंबर्स, मैंने आपको बोला 12 नॉमिनेटेड होते हैं, और 233 मेंबर्स जो होते हैं वो दिल्ली और पुडुचेरी, 2 यूनियन टेरेटरी हो गई। उसके अलावा जो आपके सारे स्टेट्स हैं वहाँ से रिप्रेजेंट होकर वो आते हैं, है ना। अंडर आर्टिकल 80 क्लाउज 3 द 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, मैंने आपको बताया कि सेक्शन से आ सकते हैं, सोशल सर्विस, आर्ट एंड लिटरेचर। अब कौन वोट करता है और कैसे वोट करता है, देखिए समझिए इस चीज़ को। बेसिकली होता क्या है कि राज्यसभा एमपी जो होते हैं वो एमएलए से इलेक्ट होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है, जहाँ पे एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। एंड द 4th शेड्यूल आपको पता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, वो एलोकेशन ऑफ राज्यसभा की जो सीटें हैं वो स्टेट्स को ड्यूटी को देती हैं, नंबर ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे कितना है। और इसके अलावा जैसे कि आप देखो कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा पॉपुलेटेड स्टेट है, तो वहाँ पे 31 सीटें हैं राज्यसभा की।
और उसी तरीके से गोवा को देखो 1 सीटें हैं वहाँ से। तो बेसिकली पॉपुलेशन जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सीटें अरेंज की जाती हैं और उसके बाद ही वहाँ से लोग इलेक्ट होकर आते हैं। हम इसके कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे कि अगर आपके पास 1 सीट है, मान लो 100 मेंबर है, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 डिवाइडेड बाई 2+1 है ना, उसको इज इक्वल टू व्हाट 51 वोट चाहिए, आधी चीज आधी वोट चाहिए आपको। और टोटल मेंबर्स की अगर एक से ज़्यादा वैकेंसीज है तो उसका कैसे निकलता है, उसके कैलकुलेशन में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना नहीं कि स्टेट असेंबलीज वहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं, देयर इज़ अ वेटेज ऑफ अ वोटिंग सिस्टम है ना, वहाँ पे एक वेटेज होता है। और सीटें जब होती हैं ज़्यादा, मान लो कि स्टेट से 4 सीटें हैं, 3 सीटें हैं, तो वहाँ से उसका जो सिस्टम होता है रिप्रेजेंट करने का वो थोड़ा अलग हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि उसकी टेक्निकलिटीज़ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया आम आदमी पार्टी की, इसके अलावा बात करें कि बियॉन्ड पासिंग बिल्स व्हाई डू राज्यसभा मैटर्स, राज्यसभा के नंबर्स मैटर क्यों करते हैं। एक तो हो गया कि पासिंग बिल्स के बिल पास होता है, ऑर्डिनरी बिल्स में दोनों का सेम होता है। देखिए एक और चीज़ होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज का नाम सुना है आपने, IAS IPS जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, IFS जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। ऐसे अगर किसी नए ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन करना है, लेट्स से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का क्रिएशन करना है या फिर मेडिकल सर्विस का क्रिएशन करना है, तो वैसे किसी भी ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन का जो पूरा का पूरा स्टार्टअप है ना, वो राज्यसभा तय करती है। राज्यसभा अपने यहाँ से वो रिजोल्यूशन को पास करेगी, राज्यसभा अपने यहाँ से क्रिएशन के लिए बात करेगी, लेकिन उसके पास क्रिएशन के जो प्रॉपर चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज इट रिप्रेजेंट्स व्हाट स्टेट्स के बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग होते हैं वो कहीं भी किसी स्टेट में सर्व कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राज्यसभा का जो रोल है इस पर्पज से देखा गया था कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स का रोल थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया, वो क्रिएट कर सकते हैं नए मेंबर्स विद द हेल्प ऑफ द लोकसभा एंड द फर्दर जो प्रोसेस होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि राज्यसभा चाहे तो स्टेट सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर बिल उसके ऊपर एक कानून बना सकती है, पर वहाँ पे है ना 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। अगर लोकसभा चाहे कि स्टेट सब्जेक्ट का एक कोई टॉपिक है उसके ऊपर मुझे अगर मनाना है, मान लो पुलिस जैसे स्टेट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको एक कानून बनाया है कि हर स्टेट में पुलिस का यूनिफॉर्म ये होगा, वो ये नहीं कर सकते, लोकसभा से नहीं होगा, ये राज्यसभा में कर सकते हो। विद द 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर वो चीज़ आगे होंगी। उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट्स रूल है, इन सब के प्रोक्लेमेशन जो होता है कि नहीं इस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगेगा, उसमें भी जो रोल होता है वो इक्वल रोल होता है राज्यसभा का। ऐसा नहीं होता कि आप लोकसभा से बस पास करा लिए और कह दिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा कई बार देखा गया कि लोकसभा जब सेशन में नहीं होती है तो राज्यसभा का रोल उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि लोगों की सहमति थोड़ी सी बन गई है, फिर जब लोकसभा पावर में सेशन में आएगा तो विद इन 30 डेज और विद इन अ वीक उसको पास करवा कर अपन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है कि राज्यसभा के इलेक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं। राज्यसभा अपने आप में इतनी कमज़ोर बॉडी नहीं है कि आप उसको एकदम से नेग्लिजिबल या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के इक्विवेलेंट कह सकते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल तो काफ़ी हद तक पावरलेस बॉडी है, पर राज्यसभा ऐसा नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट राज्यसभा एंड इलेक्शंस एक्सेप्ट टेक्निकलिटी, जिसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मैं एक चीज़ पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ओजोन क्या होता है, तो मैं सोचा एक बार हाईलाइट करके आपको बता दूं। ओजोन देखिए एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। पॉल्यूटेंट्स के भी प्रकार होते हैं ना, टाइप्स होते हैं। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स ऐसा नहीं कि आपको इजीली फॉर्मेशन हो जाएगा, वो इट टेक्स अ काइंड ऑफ स्टेज है थोड़ा सा, उसके बाद वो फॉर्मेशन होता है ना। सो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट थोड़ा सा ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो। इट फॉर्म्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिएक्शन अमंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं और जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कोई भी चीज़ हाइड्रोकार्बन अगर जल रही है वो अनवर्न्ड है, आधी जली है, कम जली है, तो उससे जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं वो अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड के में और सनलाइट के प्रेजेंस में कैटलिस्ट के रूप में काम करके अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो होता है। आप देखोगे गर्मियों के टाइम में सर्दी के टाइम में ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आग जलती है जहाँ तहाँ, उससे होता है क्या है कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मात्रा होता है वो बढ़ जाता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है वो तो होता ही है, तो उनके बीच में एक रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द एंड ऑफ द डे ओजोन लेयर फॉर्म्स। ठीक है, तो द वोल्केनिक ऑर्गेनिक और कंपाउंड्स एनर्जाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू कन्वर्ट इनटू ओजोन। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर इन द समर कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन ओजोन फॉर्मेशन रिड्यूसिंग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज इंपॉर्टेंट एंड अगर हम चाहें तो फ्यूल इफिशिएंसी तो इसको कम कर सकते हैं। आपको भी पता है इतनी गाड़ियाँ चलती है, इतनी सारी गाड़ियों से जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, कहीं ना कहीं और भी चीज़ों से वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर कम कर दें तो कहीं ना कहीं ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक कम जाएगा, और जो इंडस्ट्री से, पावर प्लांट से, इन सब चीज़ों से आता है वो
हमारे लिए काफ़ी हद तक इम्पैक्टफुल हो मतलब अफेक्ट करता है हमारे सिस्टम को, हमारे एटमॉस्फेरिक पूरे के पूरे मैकेनिज्म को। तो ओजोन से रिलेटेड एक खास चीज़ थी जो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड टॉक अबाउट। हार्मफुल गैसेज हुए रेस्पिरेटरी कंडीशंस आपको पता है कि काफ़ी हद तक बॉडी को इम्पैक्ट करता है ना। सो लेट्स इन द टॉपिक एंड इफ यू लव द कंटेंट प्लीज लाइक एंड शेयर द channel and subscribe the channel as well, and join my BPSC Farewell Telegram channel for BPSC preparation, a special current affairs updates where you get regular current affairs updates on a daily basis. So this was all about the video. Thanks a lot. Thank you.